2020 GS questions. So first question is saying, consider the following statements. Which one of the above given are correct? Okay, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. सबसे पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, आधार मेटा डाटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ. 3 महीने से ज़्यादा आप जो आधार का मेटा डाटा स्टोर नहीं कर सकते. यहाँ पे डेटा है, होल्ड पे रखते हैं, अभी देखेंगे. ठीक है. स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द प्राइवेट कॉरपोरेशन फॉर द शेयरिंग ऑफ द आधार डेटा. स्टेट है वो एंटर नहीं कर सकती कोई भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कॉरपोरेशन के साथ कि वो आधार का जो डेटा है वो उनसे शेयर कर सके. तो थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी है, बट ये पॉजिटिव भी तो है कि स्टेट है वो प्राइवेट कॉरपोरेशन को कैसे आधार का डेटा शेयर कर सकती है, इसलिए हो भी सकता है सही. आधार इज़ मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट. आधार कार्ड ही मैंडेटरी होगा इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए बोल रहा है, ऑब्टेन अगर करना है आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट. देन फोर्थ वन इज आधार इज़ मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. अब देखो इन दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से देखो, ऑब्जर्व करो. यहाँ तक का स्टेटमेंट ये सेम है, आधार इज़ मैंडेटरी फॉर दिस एंड आधार इज़ मैंडेटरी फॉर दिस. ठीक है. जब भी यूपीएससी ने ऐसे दो स्टेटमेंट बनाए हैं तो उनमें से कोई एक ही करेक्ट होता है. ठीक है. मोस्ट ऑफ केसेस में ये वर्क करता है. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई एक अगर सही होना होता तो किसको हम देते प्रायोरिटी. तो करते हैं, चलो आधार मैंडेटरी है सारे मतलब इंश्योरेंस प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना होगा तो. और यहाँ पर बोल रहा है कि गेटिंग बेनिफिट फंडेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. हाँ तो देखो आधार है ये गवर्नमेंट ही लेके आ रही है कि आपका आधार कार्ड बनाया जाएगा और आपको बेनिफिट मिल रहा है कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से. तो ये चीज़ तो हो सकती है ना, बट यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो गवर्नमेंट की एंटिटीज़ ही प्रोवाइड करेगी, ऐसा तो नहीं है. प्राइवेट एंटिटीज़ भी है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में, तो उनको आप कैसे मैंडेटरी कर सकते हो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको. तो ये गलत होना चाहिए, ये सही होना चाहिए. तो थर्ड को काटो, ये हट गया, ये हट गया. ठीक है. एंड फोर्थ तो करेक्ट होगा. अब फर्स्ट एंड सेकंड में से हमारे पास कोई एक सही होना चाहिए. तो इन दोनों में से क्या सही होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है. डेटा यूपीएससी हमेशा गलत देता ही देता है. जब तक कि आपको एग्जैक्ट पता न है कि यही डेटा होता है, यही डेट है, यही मंथ है, तभी बस आप सही मानोगे. अदरवाइज आपको डेटा देख के काटना ही है. ठीक है. और रेंज ऑफ डेटा अगर हुआ और लॉजिकली अगर लग रहा है कि हाँ ये किया जा सकता है तो वो सही होता है. लेकिन यहाँ पे रेंज ऑफ डेटा नहीं है, स्टोर मोर देन 3 मंथ से ज़्यादा स्टोर नहीं किया जा सकता. और उनमें से इसके कंपैरिजन में हमको यही ज़्यादा सही लग रहा है. ठीक है. तो स्टेट है वो एंटर नहीं कर सकती कॉन्ट्रैक्ट विद द प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ द आधार डेटा. तो सेकेंड एंड फोर्थ विल बी करेक्ट. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विद दी लोकसभा. तो राज्यसभा के पास इक्वल पावर होगा लोकसभा से के साथ कौन से केसेस में. द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज. तो जब भी ऑल इंडिया सर्विसेज बनाई जाती है वो तो राज्यसभा ही रिजोल्यूशन लेके आता है. तो यहाँ पर तो राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर है, हमको इक्वल पावर वाला चाहिए. अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, हाँ तो अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है ना. तो यहाँ पर तो इक्वल पावर है ना. रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट को रिमूव करने का ये तो कॉन्फिडेंस मोशन ये सब के थ्रू लोकसभा ही करती है. तो यहाँ पर लोकसभा को एडवांटेज है और राज्यसभा. मेकिंग कट मोशंस, तो जो कट मोशंस होते हैं वो इंट्रोड्यूस ही सिर्फ लोकसभा में मतलब होते हैं ना, वहीं के लोकसभा का ही हमने याद भी रखा था कि लोगों का पैसा तो फिर सारा बजट वगैरह भी तो लोकसभा में आता है. तो कट मोशन भी वहीं लेके आ जाएगा. तो लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होता है इस रिस्पेक्ट में. तो हमको तो अपना आंसर मिलता है. ठीक है. फिर अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द फंड्स अंडर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MPLADs, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. फंड्स जो मिलता है ना MPLADs के अंडर, उसके बारे में बताना है हमको कि क्या करेक्ट स्टेटमेंट है. करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है. MPLAD fund must be used to create durable assets like physical infrastructure for health, education, etc. हाँ तो फंड आप ड्यूरेबल एसेट के लिए ही यूज़ करोगे ना. तो ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये तो पक्का से सही होना चाहिए, कहीं पर गलत करने का कोई स्कोप है नहीं. स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ इच MP's फंड मस्ट बेनिफिट SC/ST पॉपुलेशन. क्या बताया था मैंने कि जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनके बारे में कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा दैट विल बी करेक्ट. तो एक इसका जो फंड है MP का जो फंड उसको मिलेगा उसका एक स्पेसिफाइड पोर्शन जाएगा
किसको बेनिफिट करने के लिए? SC/ST पॉपुलेशन। ये नहीं बोला कि 10% है वो बेनिफिट करेगा, 20%, एक स्पेसिफाइड पोर्सन, ठीक है, तो सही होगा। ऑलरेडी बहुत डाइल्यूटेड स्टेटमेंट है। देन थर्ड, MPLAD फंड्स आर सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस, ईयरली बेसिस पे सैंक्शन होता है बोल रहा है। एंड दी अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट ईयर, अनयूज्ड जो फंड है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते नेक्स्ट ईयर बोल रहा है। तो यहाँ पे डाउट है कि क्या पता कैरी फॉरवर्ड होता होगा, है ना, क्या पता ये स्टेटमेंट ऐसा होगा कि कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पर डाउट है, अभी क्वेश्चन मार्क करता है। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल द वर्क्स इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर, एटलीस्ट 10% डेटा है, ठीक है। अब देखो लॉजिकली क्या हो सकता है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वो उनको इंस्पेक्ट करना होगा कम से कम 10% जो भी वर्क इसके अंदर किया गया। हाँ, तो उनको फंड मिला है, वो सही से यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई तो अथॉरिटी होगी ना जो चेक कर रही होगी कि सारा काम जो ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फंड से ये कर भी रहे हैं या नहीं ऑन ग्राउंड, तो कुछ तो इंस्पेक्शन करेंगे ना, तो कम से कम 10% तो करो। तो ये तो सही लग रहा है कि ये चीज़ तो होनी चाहिए, तो 4 शुड भी करेक्ट, तो थर्ड विल बी रॉन्ग, है ना। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर। चारों सही हो भी नहीं सकते, ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, इनमें से कौन सा कैटेगरी है ऑफ फंडामेंटल राइट जो इनकॉर्पोरेट करता है अपने में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 17। तो किस ग्रुप में आएगा? अंडर एक्सप्लॉयटेशन नहीं, इसमें तो नहीं आता। राइट टू फ्रीडम ये तो 19 वाला से स्टार्ट होता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये तो 32 से स्टार्ट होता है, ये भी क्या? इक्वालिटी होता है जो 14 से कहाँ तक जाता है? 18 तक का, है ना, तो 17 इन बिटवीन आएगा, तो दिस इज करेक्ट। फिर फिफ्थ क्या बोल रहा है? इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय, इंडिया में जो सेपरेशन है जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से, ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 50 हम पढ़ते भी है, तो कौन सा है? DPSP है, DPSP, ठीक। अगला क्वेश्चन, अलॉन्ग विद द बजट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द पार्लियामेंट, तो बजट के साथ फाइनेंस मिनिस्टर और भी डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बजट बस पेश करते हैं, तो बिफोर द पार्लियामेंट वो प्लेस करते हैं, विच इंक्लूड मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये वाला डॉक्यूमेंट भी लाते हैं, बोल रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। द अफोर्ड सेड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज इट इज़ मैंडेटेड बाई, किसने मैंडेट किया है फाइनेंस मिनिस्टर को कि आपको ये भी स्टेटमेंट भी लेके आना है? तो देखते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आर्टिकल 112 एंड आर्टिकल 110 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 110 तो डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल है, वो थोड़ी ये फ्रेमवर्क की बात करता है, और ये तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो ये भी नहीं बात करता। आर्टिकल 113 ये तो एस्टिमेट्स की बात करता है, ये भी नहीं है। प्रोविज़न ऑफ दी FRBM एक्ट 2003, तो यस FRBM है, वो मैंडेट करता है कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी बजट के साथ पेश करना होगा, है ना। तो FRBM को पढ़ लेना अच्छे से, यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट की बात की गई है जिनको लाना होता है, एक उनमें से एक है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट, कितनी बार पूछ चुका है? इससे पहले वाला 2022 का नहीं 2021 का हमने देखा था, उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है UPSC। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर दैन द फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल्स एंड द प्रोविजंस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट 1948, तो जो UDHR है 1948 जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पीरियड पे लेके आई गई थी, अदर देन फंडामेंटल राइट के अलावा इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे वो रिफ्लेक्ट करता है प्रिंसिपल ऑफ दिस? तो प्रियम्बल में सोशल जस्टिस इन सब की बात की गई, हाँ, तो ये तो रिफ्लेक्ट करता बोला ना, तो थोड़ा सा भी रिफ्लेक्शन होगा ह्यूमन राइट से तो सही हो जाएगा। तो DPSP में तो है ही वेलफेयर ऑफ स्टेट, तो करोगे तो इंडिविजुअल का तो वेलफेयर होगा ही ना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है, तो तीनों के तीनों ही रिफ्लेक्ट करती है। करेक्ट पूछा था, तीनों के तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन, कौन से टाइप ऑफ सिटीजन्स को फ्री लीगल सर्विसेज दिया जाता है इंडिया में? अब देखो ऑप्शंस सिर्फ 2 ही सही हो सकते हैं, मतलब 2 के गलत है, तो 2 गलत कौन से हो सकते हैं ये ढूंढो, ठीक है। पर्सन विथ एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख रुपीज़ से कम है तो उनको तो देना ही चाहिए लीगल सर्विसेज, क्योंकि पास साल भर में 1 लाख से कम है, 1 लाख इज़ टू लेस फॉर 1 ईयर, है ना। देन सेकेंड क्या बोले, ट्रांसजेंडर विद द एनुअल इनकम लेस देन 2 लाख, ट्रांसजेंडर भी वल्नरेबल सेक्शन है।
फिर मेंबर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास विद द एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख। अब देखो ओबीसी के लिए जनरली ऐसा प्रोविज़न नहीं रहता, मैक्सिमम जगह आप देखोगे उनका रिजर्वेशन नहीं रहता है। जैसे हम देखते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में भी सीट्स है ओबीसी के लिए नहीं है रिजर्व, तो बहुत जगह से ओबीसी एक्सक्लूडेड रहता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑल सीनियर सिटीजन, सारे सीनियर सिटीजन को देने की ज़रूरत नहीं है, अमिताभ बच्चन को देने की क्या ज़रूरत है ना, उनके पास ऑलरेडी पैसे हैं, तो ये दोनों तो नहीं होने चाहिए और इन दोनों तो होने ही चाहिए। तो फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स इंटरनेशनल अग्रीमेंट सेटअप, सब्जेक्ट क्या था, तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। तो देखते हैं, अल्मा आता डिक्लेरेशन, हेल्थ केयर ऑफ द पीपल, अल्मा आता डिक्लेरेशन, हेल्थ केयर ऑफ द पीपल, हेग कन्वेंशन, बायोलॉजिकल केमिकल वेपन, तालानोआ डायलॉग, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, अंडर टू कोलिशन, चाइल्ड राइट्स। देखते हैं इनमें से कुछ पहले एलिमिनेट कर पा रहे हैं क्या, ये देखते हैं। अंडर टू कोलिशन, टू से कुछ तो होगा ना, चाइल्ड में कुछ टू दिख रहा है क्या, नहीं, और यहाँ पर ये गलत भी है। अंडर टू कोलिशन क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर अर्थ का राइज नहीं होना चाहिए एंड प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस, दिस इज रॉन्ग। ये पता होते ही इन दोनों तो हट गए। फर्स्ट इज करेक्ट, अल्माता डिक्लेरेशन हेल्थ केयर ऑफ द पीपल के बारे में ही बात करता है। सेकेंड एंड थर्ड में से आपको पता होना चाहिए कुछ, तो हेग कन्वेंशन है, हेग कन्वेंशन हम लोग एथिक्स में पढ़ते हैं, जहाँ पर वो लॉ ऑफ वॉर की बात करता है, वॉर एथिक्स की बात करता है कि आप ये कर सकते हो वो नहीं कर सकते। वेपन, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन का स्पेसिफिकली बात नहीं होता था, सेकेंड इज रॉन्ग। ये जो बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन है वो जर्मनी, क्या तो जर्मन डिक्लेरेशन ऐसा कुछ है, जिनेवा का डिक्लेरेशन है, गेस जिनेवा डिक्लेरेशन, जहाँ पे बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन की बात की गई है। तो मैंने इसको जर्म करके याद रखा था, इसलिए मेरे से जर्मनी निकल रहा था। तालानोआ डायलॉग है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, तालानोआ डायलॉग, यस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, दिस इज करेक्ट। तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट। इसको एक बार पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, राइट, लेट मी सर्च इट, 10th नंबर क्वेश्चन, राइट। तो अल्मा आता है वो एक सिटी है, अभी उसका नाम क्या हो गया, अलमाती ऐसा नाम रख दिया गया, कजाकिस्तान मतलब सेंट्रल आसियन कंट्री है, वो रखा गया सेंट्रल आसियन कंट्री कजाकिस्तान, अलमता, ठीक है, अलमती जो भी है। देन यहाँ पर देख लेते हैं जिनेवा प्रोटोकॉल, ठीक है, तो मैंने जैसे याद रखा था जर्म्स वैसे याद रख लेना। जिनेवा प्रोटोकॉल में है बैंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन, हम लोग सुनते भी रहते हैं कि चाइना जो है वो केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है ऐसा करके, है ना, उससे याद रख लेना जिनेवा प्रोटोकॉल, इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। हेग कन्वेंशन है वो लॉ ऑफ वॉर की बात करता है, प्रोहिबिटिंग सर्टन वेपन्स एंड दी मैथड्स, सर्टन टाइप ऑफ मैथड और वेपन को प्रोहिबिट करता है ये, ठीक है, तो वो है हेग कन्वेंशन। विद तालानोआ डायलॉग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, तो ग्लोबली जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बारे में, तो जीसीसी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज करके याद रख लेना, ताला, ग्लोबल में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको ताला लगा दो ताकि ग्लोबली क्या हो, चेंज ना हो टेम्परेचर। अंडर टू कोलिशन तो मैंने बता दिया, टू लिमिट द ग्लोबल टेम्परेचर राइज वेल बिलो द 2 डिग्री सेल्सियस विद द एफर्ट्स टू रीच 1.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ वन विथ, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है गवर्नमेंट का वो कौन सा है, मतलब कैसा होगा। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, तो मैं क्या करती हूँ ऐसे वाले क्वेश्चन को मैं इंडिया के ऊपर अप्लाई करके देखती हूँ कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, तो क्या इंडिया में सारी पॉलिटिकल पार्टी को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, नहीं, तो काटो। द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाई इट, गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को, हम तो ये पढ़ते हैं ना कि एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है किसको, लोकसभा को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है रिस्पॉन्सिबल है किसको, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल है, लोकसभा को ही, है ना, तो गवर्नमेंट तो नहीं। विद द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम, नहीं, हमारे यहाँ पीपल है वो रिमूव नहीं करते हैं, दिस इज रॉन्ग। द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ अ फिक्स टर्म, फिक्स टर्म से पहले, ये भी गलत, हमने कुछ गलत कर दिया, ढूंढो अब। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन, नहीं, ये तो डेफिनेटली गलत है, अब तो दोबारा पढ़ना नहीं इसको। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट,
अच्छा ये वैसे ही लिखा हुआ है, गवर्नमेंट मतलब को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही बोल रहा है। रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट को वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब वही लोकसभा। एंड कैन बी रिमूव्ड बाई इट, हाँ तो पार्लियामेंट ही रिमूव करेगी। पार्लियामेंट में बेसिकली कौन रिमूव करेगा? लोकसभा, है ना। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाई द पीपल, पीपल तो नहीं करते हैं रिमूव, है ना। हमारे यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब नहीं है, है ना। फिर गवर्नमेंट इज चूजन बाई द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाई इट, गवर्नमेंट चूज करती है पार्लियामेंट, लेकिन पार्लियामेंट रिमूव नहीं कर सकती जब तक वो 5 साल कंप्लीट ना करे, तो दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग, है ना। फिर अगला, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, आर्टिकल 38, है ना। तो कौन से में है? DPSP में आता है, फंडामेंटल राइट तो आर्टिकल 12 से 35 में ख़त्म हो जाता है, प्रियम्बल तो है ही नहीं कोई पर्टिकुलर आर्टिकल, 7th स्केड्यूल तो नहीं है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? पहला स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं डिफाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर को, ये तो जुडिशियल इनोवेशन था ना, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ डिफाइन है वो बहुत अच्छे से आराम से पढ़ना। फिर सेकंड क्या बोल रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द जुडिशियल रिव्यू, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू के, टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जुडिशियल रिव्यू को एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड नहीं करता, दैट इज इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 30, 32 एंड 226, तो ये इम्प्लिसिट है, नीदर वन नॉट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कॉमन अग्रीमेंट बिटवीन दी गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म, क्या कॉमन अग्रीमेंट था गांधी एंड मार्क्स के बीच में? फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, हाँ दोनों ये बात करते थे कि स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए। क्लास स्ट्रगल, नहीं गांधी जी क्लास स्ट्रगल के बारे में बात नहीं करते थे। अबॉलिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये भी नहीं बोलते थे गांधी जी। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, दिस इज नॉट, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर द ब्यूरोक्रेसी, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है अप्रोप्रिएट ब्यूरोक्रेसी के लिए? एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, नहीं ब्यूरोक्रेसी इसलिए नहीं होती। एन एजेंसी फॉर strengthening the structure of federalism, this is also not correct. An agency for the facilitating political stability and economic growth, नहीं, political stability कहाँ से ब्यूरोक्रेसी मेंटेन करती है? An agency for the implementation of public policy, yes, सिर्फ इम्प्लीमेंट करती है पब्लिक पॉलिसी को। प्रियम्बल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो क्या है? पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कैसे कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंड क्या बोल रहे हैं? नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर इफेक्ट, फंडामेंटल राइट के जैसे इफेक्ट है क्या? इन्फोर्सेबल है क्या? नहीं, तो गलत। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट्स, हाँ अदर पार्ट्स से इंडिपेंडेंट कोई लीगल इफेक्ट नहीं है और ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट, गोल्ड ट्रांच, रिजर्व ट्रांच रिफर्स टू, गोल्ड ट्रांच रिजर्व ट्रांच क्या से रिलेटेड है? लोन सिस्टम इन दी वर्ल्ड बैंक, फिर वन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑपरेशन है, नहीं ये तो नहीं है। क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाई WTO, WTO तो ट्रेड से रहता है ना, ट्रेड रिलेटेड, वो क्रेडिट सिस्टम ये सब फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देता है। तो क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाई द IMF टू इट्स मेंबर्स, यस दिस इज करेक्ट। IMF है वो अपने मेंबर्स को क्रेडिट देता है। वर्ल्ड बैंक है वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। फिर अगला,